जरा रुकिए और अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाइए। एक ऐसा मुस्लिम देश जहां दाढ़ी रखना शक की नजर से देखा जाता है, जहां हिजाब पहनना पहचान नहीं बल्कि अपराध बन चुका है, और जहां अजहान की आवाज को शोर कहकर चुप करा दिया गया है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर ये सब सच है तो क्या ऐसा देश आज भी इस्लामी कहलाने का हक रखता है? यही इस वीडियो का असली मकसद है, उस सच को खोलना जिसे मुस्लिम दुनिया या तो नजरअंदाज करती है या जानबूझकर दबा देती है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जहां 89% आबादी मुसलमान है, फिर भी सरकार धर्म से नहीं संस्कृति से देश चलाती है, और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। सोचिए, मस्जिदों पर ताले, बच्चों का नमाज पढ़ना गुनाह, अरबी नाम रखने पर रोक और दाढ़ी काटने के लिए पुलिस की ताकत। ये कोई कल्पना नहीं है, ये है ताजिकिस्तान। एक ऐसा देश जिसने इस्लाम को तलवार से नहीं कानून से पीछे धकेल दिया। लेकिन सवाल ये नहीं कि ताजिकिस्तान ने ऐसा क्या किया, सवाल ये है कि क्यों किया। क्या ये आजादी की पुकार थी या फिर सदियों से थोपे गए धर्म के खिलाफ एक सभ्यता की बगावत? इस वीडियो में आपको वो इतिहास दिखेगा जो मदरसों में नहीं पढ़ाया गया, वो सच जो कुरेदेगा, चुभेगा और आपको आखिर तक बांधे रखेगा। क्योंकि जैसे जैसे परतें खुलेंगी आपके मन में एक ही सवाल गूंजता जाएगा, अगर एक मुस्लिम देश ऐसा कर सकता है तो फिर बाकी दुनिया क्यों नहीं? वीडियो के आखिर तक रुकिएगा, क्योंकि जो जवाब आपको मिलने वाला है वो आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज और इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जरा सोचिए, अगर किसी मुस्लिम देश में दाढ़ी रखना जुर्म हो, हिजाब पहनना अपराध हो और अजहान की आवाज भी बैन कर दी जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे कि वो देश अब भी इस्लामी कहलाता है? हाँ, ये कहानी है उस मुल्क की जिसने इस्लाम को जिया नहीं, मिटाया है, और इतना बेमिसाल तरीके से कि दुनिया के बाकी मुस्लिम देश आज भी उसे गद्दार-ए-दीन कहकर कोसते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर एक ऐसा देश जहां 18% आबादी मुसलमान हो, वो अपने ही धर्म के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया? क्या वजह थी कि यहाँ मस्जिदों पर ताले लगे, दाढ़ियां कटी और बुरखे जलाए गए? क्या ये आज़ादी का फैसला था या इस्लाम से थकी हुई एक सभ्यता का बगावत भरा जवाब? आज की इस वीडियो में हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जिसके बारे में मुस्लिम दुनिया बात करने से डरती है। वो राज जिसने ताजिकिस्तान को इस्लाम के कब्रिस्तान में बदल दिया, जहां कुरान के पन्ने राख बन गए और संस्कृति ने धर्म पर जीत हासिल की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक मुस्लिम देश ने इस्लाम को खुद अपने हाथों से दफन किया, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो ना इतिहास की किताबों में लिखा है, ना किसी मुल्ला ने कभी बताया है, पर वो सच है, और यही सच पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक ऐसा मुस्लिम देश जिसने बुरके और हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ महिलाओं का चेहरा ढकना अपराध माना जाता है, मर्द यहाँ लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते। ये वह मुस्लिम देश है जो इस्लाम के अस्तित्व, उसके कायदे कानून को मिटा रहा है। क्या सच में यह मुस्लिम देश पहले पारसी धर्म से गुलजार था? क्या है इस देश का चौंका देने वाला इतिहास? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पूरी दुनिया में आधिकारिक रूप से 195 देश हैं, जिनमें से 57 ऐसे हैं जहां इस्लाम का बोलबाला है। संकरी गलियों से लेकर खुले चौराहों तक सिर्फ इस्लामी रंगत की महक उठती है। और इन्हीं में से एक देश है ताजिकिस्तान, जो मध्य एशिया में बसा एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक्ड देश है।
जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। ताजिकिस्तान के पश्चिम और उत्तर में उज्बेकिस्तान है, जबकि उत्तर में किर्गिस्तान, पूर्व में चीन और दक्षिण में अफगानिस्तान जैसा मुस्लिम देश इसकी हिफाजत के लिए तैनात है। ये एक पहाड़ी देश है जिसका 93% से ज्यादा हिस्सा ऊंचे नीचे पर्वतों से ढका हुआ है, जबकि इसकी फिजाओं में घुला हुआ है इस्लामी रंग। इसलिए इसे एक मुस्लिम देश के रूप में देखा जाता है जो 1,43,099 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आपको चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता और इस्लामिकता की महक देखने को मिलेगी, क्योंकि इस देश की ज्यादातर आबादी इस्लाम धर्म से गहरा लगाव रखती है और यहाँ का सबसे बड़ा धर्म भी इस्लाम ही है, जिसे 98% आबादी मानती है। इनमें 95% सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि 3% में शिया मुसलमानों का बसेरा है। वहीं 2% में ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्म भी फल फूल रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस धर्म का सबसे ज्यादा दबदबा है वह इस्लाम ही है। मगर एक मुस्लिम देश होने के बावजूद यहाँ ज्यादातर कानून इस्लाम विरोधी ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि भले ही जनता इस्लाम का जाप करती हो, लेकिन सरकार इस्लाम को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती, बल्कि समय समय पर ऐसे कानून लाए जाते हैं जिनसे इस्लामी प्रभाव या तो कम हो जाए या फिर पूरी तरह खत्म ही कर दिया जाए। और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, जिनमें से एक है दाढ़ी पर पाबंदी। आप सब जानते हैं कि दाढ़ी मुस्लिम पुरुषों की पहचान और शान है, जिसे वे अपने धर्म का एक अहम हिस्सा मानते हैं। इसलिए ज्यादातर मुस्लिम पुरुषों में आपको दाढ़ी का रिवाज देखने को मिलेगा। लेकिन ताजिकिस्तान में लंबी दाढ़ी रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि धार्मिक कट्टरता पर रोक लगाई जा सके। लेकिन अगर फिर भी कोई सरकार के इस नियम को दरकिनार कर इस्लामी पहचान यानी दाढ़ी को बढ़ावा देता है, तो सरकार न सिर्फ उस पर जुर्माना लगा सकती है, बल्कि पुलिस जबरन उसकी दाढ़ी काटने का भी अधिकार रखती है। इसीलिए यहाँ आपको लंबी दाढ़ी शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। और इस्लाम के खिलाफ ये कदम आज या कल से नहीं, बल्कि 19वीं शताब्दी से उठाए जा रहे हैं। सन 1994 में सत्ता पर काबिज का राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने तो इस्लामिक हिजाब को समाज के लिए एक समस्या बताया था और महिलाओं को आदेश दिया था कि वे इस्लामिक कपड़ों को तवज्जो न देकर ताजिक शैली में कपड़े पहने। हालांकि उस समय इस नियम का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन अब ताजिकिस्तान के लोग इस्लाम से दूरी बनाने लगे हैं। आज ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं इस्लाम धर्म से ज्यादा ताजिकिस्तान की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं और ताजिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जो काफी खूबसूरत भी होते हैं। ताजिक महिलाओं के पारंपरिक कपड़े आमतौर पर रंग बिरंगे कढ़ाईदार पूरी बाजू के कुर्ते होते हैं, जिन्हें ढीले पायजामे के साथ पहना जाता है। सरकार इसी तरह की पारंपरिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस को ही बढ़ावा देना चाहती है और विदेशी इस्लामी प्रभावों को खत्म करना चाहती है। जी हाँ, 98% की हिस्सेदारी रखने वाला इस्लाम ताजिकिस्तान का मूल धर्म नहीं है, बल्कि ताकत और तलवार की नोक पर इस देश में कदम रखने वाला धर्म है, जिसने ताजिक संस्कृति और पुराने धर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इस सब की शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी से। उससे पहले ताजिकिस्तान में लोक धर्म, पारसी धर्म, नेस्टोरियन ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म का डंका बजता था। ताजिक लोगों के पूर्वज प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, चील और बाज की पूजा करते थे, जिनका आज भी ताजिकों के दिल में खास महत्व है। इनके पूर्वजों द्वारा पूजे जाने वाले पशु को कुल देवता के नाम से जाना जाता था, जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के कॉन्सेप्ट को जाहिर करता है। उस समय ताजिकिस्तान अनेक धर्मों की महक से गुलजार था, लेकिन फिर यहाँ मुसलमानों ने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। 7वीं शताब्दी के दौरान अरब के लुटेरे ताजिकिस्तान की तरफ रुख करने लगे। जब उन्होंने देखा कि इस देश में बौद्ध मठ, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं, तो उन्होंने इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। ज़ोरोएस्ट्रियंस के अग्नि मंदिरों को मिट्टी में दफना दिया गया। कई भगवानों की मूर्तियां नष्ट कर दी गईं। और इसका जीता जागता सबूत है पैजिकन मस्जिद के नीचे दफन हजारों साल पुरानी भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति। इसके अलावा पामीर इलाके में, खास तौर से इश्काशिम्स्की जिले में, एक पुराना पारसी मंदिर भी मौजूद है। इतना ही नहीं, पंजाकेंट खंडहर में पारसी धर्म से संबंधित कई ठोस सबूत मिले हैं। 6ठी और 7वीं शताब्दी की हिब्रू शिलालेखों वाली अस्थि पेटियां मर्व में मिली हैं, जो सोगडियाना क्षेत्र में यहूदी उपस्थिति का संकेत देती हैं, जबकि पंजा कैंट के खंडहरों में बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमाण भी मिले हैं। इस तरह दर्जनों ऐसे सबूत मौजूद हैं जो चीख चीख कर बताते हैं कि अरब लुटेरों ने इस्लाम को स्थापित करने के लिए कितने धर्मों और उनके ऐतिहासिक अवशेषों को मिट्टी में दफना दिया था। और बदलते वक्त के साथ यहाँ कई मुस्लिम साम्राज्यों ने अपना झंडा फहराया, जैसे 8वीं शताब्दी में उमैयद और अब्बासिद खलीफा, फिर 819 से 999 ईस्वी के बीच समानी साम्राज्य, उसके बाद 999 ईस्वी के बाद कारा खानिद, इसके बाद गजनवी, सेलजुक तुर्क, खवारिज्मी शाह
और फिर मंगोल साम्राज्य, ऐसी तमाम शक्तियों ने यहाँ अपनी क्रूरता का परिचय दिया और हर हाल में इस्लाम की नींव मजबूत करने की खूनी जालिमी कोशिश की। और फिर यहाँ शरिया कानून का जन्म हुआ। आलम यह हो गया था कि यहाँ की मूल संस्कृति और मूल धर्म को मिटाकर लोगों पर जबरन इस्लाम थोपा जा रहा था। मुस्लिम महिलाओं को बुर्के और हिजाब में कैद कर दिया गया था और जो कोई भी इन नियमों को न मानने की गुस्ताखी करता उसे सख्त से सख्त सजा भुगतनी पड़ती, भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता। लेकिन इस अत्याचारी दौर में एक सहारे की किरण दिखी 19वीं शताब्दी में, जब रूसी क्रांति रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान लेनिन की सेना ने यहाँ दस्तक दी। इस्लाम से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने लेनिन की सेना को पूरा समर्थन दिया और इसी समर्थन को देखते हुए रूसी बोल्शेविक्स ने इस्लामिक सत्ता का खात्मा कर ताजिकिस्तान को सोवियत यूनियन का हिस्सा बना दिया। अब सोवियत संघ ने इस्लाम की हर पहचान को ताजिकिस्तान से मिटाने की कोशिश शुरू की। दर्जनों मस्जिदों पर ताले लटका दिए गए, जबकि कुछ मस्जिदें तो पूरी तरह ढा दी गईं। इस्लामिक किताब कुरान को खुलेआम रखना भी मना कर दिया गया और जिन इमामों और मौलवियों ने इन नियमों के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें सख्त से सख्त सजा दी गई, कैद खानों में बंद कर दिया गया, क्योंकि यही वे ठेकेदार थे जिन्होंने ताजिकिस्तान की संस्कृति को इस्लाम के पैरों तले रौंदकर ताजिक लोगों को मानसिक और सामाजिक रूप से कैद कर दिया था। इसीलिए सन 1927 में महिलाओं को यह छूट दी गई कि वे इस्लामिक पर्दे यानी हिजाब और बुर्के को उतार कर फेंक सकती हैं। महिलाओं ने भी आजादी की ओर कदम बढ़ाए और हजारों हिजाब बुर्के आग के हवाले कर दिए। इसके बाद शुरू हुआ महिलाओं की आजादी का दौर, जिसमें वे अब चार दीवारी में कैद न रहकर बाहर नौकरी कर सकती थीं, जितना चाहें उतना पढ़ सकती थीं, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी धर्म को मान सकती थीं और कहीं भी घूम सकती थीं। इस्लाम से छुटकारा दिलाने के लिए सोवियत संघ ने शरीयत कोड्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इस्लाम को पूरी तरह खत्म करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब भी तमाम मुसलमान इस्लाम को फॉलो कर रहे थे और इन लोगों का साथ दिया सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जोसेफ स्टालिन ने, जिन्होंने इस्लाम पर हो रहे अत्याचार को रोकने की चेतावनी दी। लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा राज छुपा था। दरअसल यूएसएसआर को वर्ल्ड वॉर के समय मुस्लिम देशों के समर्थन की जरूरत थी। अगर ताजिक मुसलमानों पर यूं ही अत्याचार की दास्तां जारी रहती तो मुस्लिम देश कभी भी यूएसएसआर का साथ नहीं देते। इसी गहरी साजिश के चलते फिर से ताजिक मस्जिदों से ताले हटाए गए। लेकिन जब सन 1968 में सोवियत राष्ट्रपति की कुर्सी पर निकिटा ख्रुश्चोव बैठे तो उन्होंने इस्लाम के खिलाफ फिर से चालें चलना शुरू कर दी। अब यूएसएसआर ने इतनी ज्यादा सख्ती कर दी थी कि लोग बगावत पर उतर आए। अलग अलग शहरों में मुस्लिम समाज के लोग दूसरों को इस्लामी तालीम देखकर अपने साथ मिलाने लगे और सन 1980 में जब यूएसएसआर की हालत खराब होने लगी, अस्थिरता ने संघ को कमजोर बनाना शुरू किया तो ताजिक मुसलमानों को मजबूती मिलती गई। आखिरकार सन 1990 में ताजिकिस्तान यूएसएसआर के चंगुल से आजाद हो गया। लेकिन लड़ाई और दंगों की आग नहीं बुझी, बल्कि जातीय हिंसा और धार्मिकता की चिंगारी ने पूरे देश को गृह युद्ध के दलदल में धकेल दिया। मुसलमान चाहते थे कि ताजिकिस्तान को एक शरिया स्टेट बनाया जाए, लेकिन देश के दूसरे लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से हिंसा की ज्वाला भड़क उठी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्कों ने ताजिकिस्तान को समर्थन दिया। रेडिकल मिलिशिया ताजिकिस्तान में भेजी गईं और देखते ही देखते यह गृह युद्ध एक भयानक युद्ध की शक्ल लेने लगा। ताजिकिस्तान सिविल वॉर लगभग 5 साल तक चला, जिसका आगाज 5 मई 1992 को हुआ और आखिरी चैप्टर 27 जून 1977 को बंद हुआ। इन 5 सालों में लगभग 5000 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि दर्जनों लोग बेघर, बेरोजगार और जख्मी हुए। ताजिकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई थी, जिसे बहाल करने का एकमात्र रास्ता था ताजिकिस्तान को एक सेक्युलर देश बनाना, जहां हर धर्म को बराबर का सम्मान मिले और हर धर्म के अनुयायी को उसका हक मिल सके। और इमाम अली रहमोन ने ठीक यही किया। वे जानते थे कि ताजिकिस्तान की इस बदहाली की वजह इस्लाम धर्म का कट्टर प्रभाव ही है, जिसने न केवल ताजिकिस्तान की संस्कृति को शरिया कानून की आग में झोंक दिया, बल्कि सिविल वॉर की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को भी गहरी ठेस पहुंचाई। इसीलिए उन्होंने इस्लामी प्रभाव को कम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हिजाब पर बैन लगाया गया, इस्लामिक परिधानों की दुकानें बंद कर दी गईं, जितनी भी अवैध मस्जिदें थीं उन पर ताले जड़ दिए गए, स्कूलों में रोजा रखना सख्त मना कर दिया गया। इतना ही नहीं, मस्जिदों में बच्चों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। जिन मुस्लिम युवाओं ने लंबी दाढ़ी रख रखी थी उन्हें जबरन शेव कराया गया। और हद तो तब हो गई जब रहमान ने अरबी नाम रखने पर भी मनाही कर दी। जितने भी मुसलमानों के रीति रिवाज थे उन पर सख्त पहरा बिठा दिया गया। मुस्लिम त्योहारों को भी सिर्फ छोटे स्तर तक ही सीमित कर दिया गया, ताकि इस्लाम का प्रभाव ज्यादा न फैल सके। इस्लाम से जुड़ी धार्मिक किताबों के बिना इजाजत आयात निर्यात,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगा दी गई। लाउडस्पीकर भी इस प्रतिबंध की जद में आ गए। इस तरह रहमान ने इस्लाम से जुड़ी हर चीज, हर रीति रिवाज, हर नियम और यहाँ तक कि हर पहचान को भी समेटकर कोने में रख दिया। और बढ़ावा मिला तो सिर्फ ताजिकिस्तान की संस्कृति को, जो न तो किसी धर्म को ठेस पहुंचाती थी और न ही किसी धर्म को दबाने की कोशिश करती थी। हालांकि रहमान को इस्लाम के प्रति कड़ाई अपनाने के चलते कई मुस्लिम देशों से भला बुरा सुनना पड़ा। राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्हें खरी खोटी सुनाई गई। देश के ही कई मुसलमान उनके खिलाफ हो गए, लेकिन रहमान ने अपने कदम पीछे नहीं किए, क्योंकि वे ताजिकिस्तान को फिर से युद्धों की आग में जलते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने देश को धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश बनाने की कसम खा ली और ताजिक संस्कृति को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जितनी भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थीं, उनका नामो निशान मिटा दिया गया। ताजिक संस्कृति की पहचान उसके कपड़े, पारंपरिक भोजन, भाषा, रहन सहन और सबसे बड़ी चीज आजादी को बढ़ावा दिया गया। इसीलिए आज ताजिकिस्तान को सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम देश माना जाता है, जहां मेजॉरिटी आबादी भले ही मुस्लिम हो, लेकिन वे धर्म से पहले अपने कल्चर को प्राथमिकता देते हैं और मुस्लिम हो या दूसरे धर्म के लोग सभी भाईचारे के साथ रहना पसंद करते हैं। और उनकी एकता की मिसाल पेश करता है ताजिकिस्तान का कल्चरल फेस्टिवल नवरोज, जिसे कृषि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग धर्म की दीवार को लांघकर एक साथ इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं और सोहन हलवे की महक पूरे देश में मिठास घोल देती है। इसी सेक्युलरिज्म और आपसी भाईचारे की वजह से ताजिकिस्तान को एक सेफ और हैप्पीएस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है, जहां लोगों की पहचान उनका धर्म नहीं बल्कि उनकी नेशनलिटी है। कभी धर्म और जातीय संस्कृति की वजह से हिंसा का शिकार बनने वाला ताजिकिस्तान आज ट्रेडिशनल कल्चर का हब बन चुका है, जहां सैलानी भी जाना बड़ा पसंद करते हैं। वैसे क्या आप भी इस देश में जाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।